हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम। और आज हम लोग ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 5 जो है एपीएससी का, उसमें हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रीस्टोर फॉरेस्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये हमने लिया है आसाम ट्रिब्यून से। और ये टॉपिक बोला जा रहा है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट जो हैं उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट कवर का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्टली जो है आपको जीएस पेपर 3 और 5 में हेल्प करेगा। अब ये कैसे पता चला कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? तो ये पता चला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इंक्वायरी में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ट्रिब्यूनल है इंडिया का, जो कि ग्रीन मामलों से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल मामलों से रिलेटेड मामलों की इंक्वायरी करता है और उन पे एक्शंस लेता है। तो उसने जो इंक्वायरी किया उस पे ये चीज़ पता चला है। It focuses on the unique challenges and solution pertinent to the ईस्टर्न हिमालयस। अब जो नॉर्थ ईस्ट है उधर ईस्टर्न हिमालयस आता है, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है ईस्टर्न हिमालयस का बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है और क्या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, ये आर्टिकल पूरा पूरा आपको बताएगा। तो एनजीटी जो बना था वो एनजीटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट रिलेटेड केसों के लिए बना था। और एनजीटी कब बना है? एनजीटी एनजीटी एक्ट से बना है 2010। जो एक्ट से बनता है उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटोरी बॉडी बोलते हैं। कब फाउंड हुआ है ये? 18 अक्टूबर 2010 में फाउंड हुआ है। पेरेंट एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, पेरेंट एजेंसी हम लोग बोल सकते हैं। तो एनजीटी ने ये सुओ मोटो इंक्वायरी कराया। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद की मर्जी से, बिना किसी का नोटिस गए खुद से ही स्टार्ट कराया, उसको हम सुओ मोटो बोल सकते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज लॉस्ट 2.3 मिलियन हेक्टेयर। हेक्टेयर में मिलियन लगा के बात हो रही है। और फॉरेस्ट कवर सिंस 2000 से लेकर के 2024 तक की बात करें तो इतना फॉरेस्ट कवर इंडिया खो चुका है। आप पूछते हो ना कि सर इंट्रोडक्शन हम कैसा लिखें? तो जहाँ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस या ऐसा कुछ लॉस की बात आ रही है, डायरेक्टली यही स्टेटमेंट आप क्या यूज कर सकते हो? इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। ये यूज करना करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ ही सीखो, रादर देन कि एक बार करंट अफेयर्स पढ़ोगे एक बार अलग से सीखोगे, ऐसे नहीं होता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। द ईस्टर्न हिमालयस अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अकाउंट फॉर नियरली 25% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर while occupying less than 8% of its geographical area। कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है? टोटल 20। इंडिया का टोटल 25% फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट में है या ईस्टर्न हिमालयज में है, अगर हम ऐसा बोले तो। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूरे इंडिया का कितना है? सिर्फ 8% ही है। इसमें रिचेस्ट फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, यूनिक फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे हैं और जानवर, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। इट एक्ट्स एज अ वाइटल वाटरशेड फीडिंग मेजर रिवर सिस्टम लाइक ब्रह्मपुत्र एंड द गंगेज। फॉरेस्ट लॉस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कितना फॉरेस्ट लॉस्ट हुआ है? 2019 से लेके 2021 में हर साल ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लॉस हुआ। ये कौन बताता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपके पास एक डेटा है, यहाँ आपके पास एक डेटा है। ये सारा सारा जो डेटा है, ये डेटा कलेक्ट करते चलो और डायरेक्टली मेंस में आंसर राइटिंग्स में इनको यूज करो। चैलेंजेस इन मैनेजिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को मैनेज करना क्यों चैलेंजिंग हो रहा है? खासकर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या ईस्टर्न हिमालयस की बात करें तो स्टीप टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? स्टीप है, तो स्टीप टोपोग्राफी को फॉरेस्ट होंगे मैनेज करना मुश्किल होगा। रगड टेरेन है, टेरेन ऐसे रगड टाइप होंगे तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। फॉरेस्ट लॉस्ट एंड डिग्रेडेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। अगर फॉरेस्ट हम काट देंगे तो यहाँ का जो मिट्टी होगा, लैंड होगा, वो बहुत लूज हो जाएगा। उससे लैंडस्लाइड होने का चांस बढ़ जाएगा और फ्लड होने का चांस बढ़ जाएगा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जैसे करते हैं हम लोग स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस, जिसको झूम कल्टीवेशन में बोलते हैं। तो ये से मान लो ट्रीज अगर यहाँ पे लगाए गए हैं और ट्रीज हमने काट दिया, जला दिया, जलाने के बाद से वहां एग्रीकल्चर कर लिया, तो एक बार जला दिया तो वहां पे हमने क्या किया? उस फॉरेस्ट को खत्म कर लिया। तो इससे भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के अदर कॉज क्या है? टिम्बर लॉगिंग,
एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टिम्बर के लिए लकड़ियों को काटना, डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हैबिटाट को फ्रैगमेंट करना, डिसरप्टिंग इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, हैबिटाट किसके, एनिमल्स के। तो ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो अब सीधे सीधे दिख ही रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, रेनफॉल्स इरेटिक होते जा रहा है, स्ट्रेस टू दीज फ्रेजाइल इकोसिस्टम। Assam faces high risk to climate resilience due to limited forest per capita. पर कैपिटा आसाम का जो फॉरेस्ट का कवर है वो कम है, तो यहाँ पे रिस्क जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। 12% ऑफ द रीजन लैंड इज डिजर्टिफाइड, ये आसाम की बात हो रही है। 12% लैंड क्या है? डिजर्टिफाइड, विथ नागालैंड एक्सपीरियंसिंग अप टू 40% डिजर्टिफिकेशन। नागालैंड का डिजर्टिफिकेशन 40%। अगेन दिस डेटा कैन बी यूज, ये डेटा इतना रिच डेटा है कि आप डायरेक्टली बेंच में इसको यूज करो। फॉरेस्ट लॉस, changing monsoon pattern and poor land management lead to soil depletion, water security and livelihood. Aquifer in the region are depleting due to overuse and increased runoff. Aquifer क्या होता है? पानी के सोर्स होते हैं, है ना, वाटर सोर्सेज होते हैं। तो ये भी डिप्लीट हो रहे हैं, इनका अगर ओवर यूज किया जाएगा और रन ऑफ मतलब बह के निकल जाएंगे तो भी डिप्लीट हो रहे हैं। दिस अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल हु रिलाई ऑन दिस रीजन, रिवर बेसिन एंड फार्मलैंड फॉर वाटर सिक्योरिटी। तो अगर पानी ही खत्म हो रहा है तो उस एरिया में रहने वाले बहुत लोग जो हैं वो काफी अफेक्टेड होंगे, उनका लाइफ भी अफेक्टेड होगा और लाइवलीहुड भी अफेक्टेड होगा। जैसा कि मैंने लास्ट डे कवर किया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो 5 जून होता है, और इस साल 5 जून का जो थीम था वो क्या था? लैंड रीस्टोरेशन फ्रॉम डिजर्टिफिकेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये थीम था। तो इस बारे में क्या बात हुई है कि अगर हमें ईस्टर्न हिमालयाज में रीस्टोर करना पड़ेगा फॉरेस्ट को, तो उसके लिए टेलर्ड अप्रोच चाहिए। टेलर्ड का मतलब क्या होता है? ये भी कीवर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हो। टेलर क्या करता है? आपके फिटिंग के कपड़े बनाता है एक टेलर, है ना। दूसरे का फिटिंग मोटा होगा कोई पर्सन, तो उसके लिए ज्यादा थोड़े लूज कपड़े बनाएगा। तो टेलर्ड अप्रोच मतलब एक यूनिक टाइप अप्रोच चाहिए अलग ईस्टर्न हिमालयाज में फॉरेस्ट को रीस्टोर करने के लिए। रीस्टोरेशन एफर्ट मस्ट बी कस्टमाइज टू द ईस्टर्न हिमालयाज यूनिक चैलेंजेस एंड नीड फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो ये सब कीवर्ड्स याद रखने जरूरी है। Key strategies include promoting sustainable agriculture practices. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो कि स्लैश एंड बर्न, एक बार पेड़ काट दो वहां खत्म हो जाए। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो? कम्युनिटी खुद ही मैनेज करे। इन्वेस्टिंग इन रीफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन में इन्वेस्ट करें, और रीफॉरेस्टेशन में वैसे ट्रीज लगाएं जो उस एरिया के नेटिव रहे हैं, रादर देन कि कोई फॉरेन एक्सोटिक स्पेसीज लगाएं, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, अब ये इकोनॉमिक वैल्यूएशन इकोसिस्टम का एक किया गया था 2006 में बाय द ग्रीन इंडिया स्टेट ट्रस्ट। ये ध्यान रखना, कौन डेटा दे रहा है ये भी जरूरी है। उसने बताया था कि आसाम जनरेट करता है 35 लाख एनुअली पर हेक्टेयर फॉरेस्ट की बात हो रही है एज अ नेचुरल कैपिटल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। न्यू वैल्यूएशन स्टडीज आर एसेंशियल टू रिफ्लेक्ट द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, इंक्लूडिंग राइजिंग कार्बन मार्केट प्राइस, इंक्रीजिंग फ्लड डैमेज कॉस्ट, सॉयल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन इम्पैक्ट। तो जो फॉरेस्ट कवर होता है उससे क्या फायदा होता है, उसको हम नेचुरल कैपिटल बोल देते हैं। अभी तो कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फॉरेस्ट को हटाने के बाद से क्या होता है, कार्बन इमिशन जो है वहां पे ज्यादा हो जाता है ना। कार्बन को वो सिंक नहीं मिलता है फॉरेस्ट अगर नहीं है तो। फ्लड की वजह से डैमेज बढ़ जाता है अगर पेड़ नहीं है तो। सॉइल का इरोजन बढ़ जाता है ना। तो ये सारी चीजें अभी इकोनॉमिक वैल्यूज फॉरेस्ट की और ज्यादा होते जा रही है। एनजीटी की इंक्वायरी से हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिला? एनजीटी की इंक्वायरी तो थी, बट उससे अपॉर्चुनिटी क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू इन्वेस्टिगेट द ड्राइवर ऑफ फॉरेस्ट लॉस। फॉरेस्ट लॉस के जो ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स मतलब फॉरेस्ट लॉस जिस वजह से हो रहा है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करने की जरूरत है। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर इज वाइटल। Significant investment and a comprehensive plan for restoring degraded forest landscape are critical. Policies should incentivize MSMEs for scientific restoration. Policies को incentivize करना चाहिए MSME को scientific restoration of degraded land के लिए। वैल्यू चेन को enhance करने के लिए, वैल्यू चेन जैसे कि प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एक्सेस, ये MSME को ये काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए।
रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? सैटेलाइट से फॉरेस्ट का मॉनिटरिंग होता ही है, ड्रोन से फॉरेस्ट का मॉनिटरिंग होता है, मॉनिटर करने के बाद ड्रोन से हम रीफॉरेस्टेशन के भी एफर्ट ले सकते हैं। जब बात हो रही है कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट की। कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट क्या बोलता है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था दिसंबर 2022 में। ये बोलता है कि हमें 30% ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। कब तक? 2023 तक प्रोजेक्ट करना है ना? 2030 तक प्रोजेक्ट करने की बात यहाँ चल रही है। द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विच एम्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स biodiversity loss by 2030 was adopted in December 2022 at the 50th meeting of Conference of Parties to the Convention of Biological Diversity। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आप क्या बोलोगे? सीबीडी बोलोगे। तो यूएन सीबीडी करके रियो के टाइम पे ही, रियो 1992 में ही जब अर्थ समिट हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये बॉडी को बनाया गया था। और उसके तहत जो प्रोटोकॉल है, जिसको हम लोगों ने बोला कुनमिंग प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है? इकोसिस्टम को 30% प्रोटेक्ट कर लेना है 2030 तक, है ना? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे चलते हैं। सेकंड टॉपिक जो है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसकी बात हो रही है? स्टेट्स की बात हो रही है। ये सोर्स क्या है? इंडियन एक्सप्रेस। और इसका पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। अभी आपको पता है कि जनरल इलेक्शंस हुए, उनका रिजल्ट आया, किसी भी पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिला है, कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिला है, तो ऐसे टाइम पे क्या बनता है? कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है। और कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन जो है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मेन पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी के अलावा जो पार्टीज हैं वो नीतीश कुमार की जेडीयू है, और जो अपने टीडीपी है, टीडीपी के जो लीडर है श्री चंद्र बाबू नायडू, तो उनका टीडीपी है। तो टीडीपी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश और बिहार ये दोनों डिमांड करते रहे हैं कि हमें एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब ये स्पेशल स्टेटस है क्या? तो बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे जो स्टेट हैं, वो सारे स्टेट डेवलप तो है नहीं। कुछ स्टेट बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। पिछड़े होने का, बैकवर्ड होने का कारण हिस्टोरिकल भी होता है, बैकवर्ड होने का कारण जियोग्राफिकल भी होता है, बैकवर्ड होने का कारण इकोनॉमिकल भी होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह का नहीं होना। अब अगर ये स्टेट काफी बैकवर्ड है तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब डेवलपमेंट हो पाए इसके लिए क्या चाहिए उनको? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब डेवलपमेंट हो पाए उसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से होगा क्या? उससे ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज्यादा फंड करेगी कंपेयर टू अदर स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 90% तक फंडिंग देगी कंपेयर टू अदर स्टेट। ये फायदा उनके हो जाएगा, है ना? 90% मतलब किस चीज का 90% देगी? दो तरह के स्कीम होते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक स्कीम को हम लोग बोलते हैं। सेंटर जो भी स्कीम को स्पॉन्सर्ड करता है वो स्टेट्स में जाके इम्प्लीमेंट होते हैं। उसका कुछ पार्ट स्टेट को खुद पैसे देना पड़ता है, और कुछ पार्ट कौन देता है? सेंटर देता है। जनरली एक हेल्दी स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल एमपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, 50% जनरली कौन देगा? सेंटर देगा। 50% कौन देगा? स्टेट देगा। कभी कभी 60% कौन किसी प्रोजेक्ट के लिए देता है? सेंटर। 60% सेंटर दे देता है। 40% खर्चा किसी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का किसको लेना होता है? स्टेट को खुद लेना होता है। तो यहाँ पे इसी की बात चल रही है। लेकिन जो हिली स्टेट हैं, जो आप मैप में देख रहे हो, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, यहाँ पे चूंकि इनकम कम है, हिली टेरेन है, यहाँ पे अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसका 90% खर्चा कौन देता है? 90% पैसा कौन देता है? सेंटर खुद देता है। स्टेट्स को सिर्फ कितना लगाना है? स्टेट को सिर्फ 10% ही लगाना होता है। तो वैसा ही स्पेशल स्टेटस चाहिए किसको? बिहार को चाहिए और आंध्र प्रदेश को चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ लेता है। फाइनेंस कमीशन का आपने नाम सुना होगा। फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 से आता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। डिवोल्यूशन मतलब जो भी टैक्स सेंटर के पास कलेक्ट होता है उसमें से कितना पैसा सेंटर के पास रहेगा और कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा। तो वही फाइनेंस कमीशन ने बोला था
1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और उन स्टेट्स के लिए जो कि हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली और ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेजियस है। खासकर ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेजियस स्टेट कौन है? हिली स्टेट, है ना। उस समय जो SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए क्राइटेरिया रखा गया, वो क्या रखा गया कि हिली टेरेन हो, डिफिकल्ट टेरेन हो, पॉपुलेशन कम हो। पॉपुलेशन के डेंसिटी कम होगा तो फिर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, बॉर्डर लोकेशन हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्ड हो, नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस, स्टेट खुद से इतना पैसा जनरेट ही नहीं कर पाए, तो वैसे स्टेट को कहाँ डाला जाएगा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 90% पैसा कौन देगा? वो सेंटर ही खुद देगा। ये बात 1969 में आ गई। बट फिर क्या हुआ? इसका 14th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन कब आया था? 14th फाइनेंस कमीशन 2014-15 के अराउंड आया था। तो उसने क्या बोला? उसने एबॉलिश कर दिया। उसने बोला कि 14th फाइनेंस कमीशन रेकमेंड किया कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट को क्या कर देंगे? एबॉलिश, कि ऐसा कैटेगरी स्टेट देने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले सेंटर जो था, पहले जो सेंटर के पास टैक्स का पैसा आया, उसमें से 32% टोटल स्टेट्स को दे दिया जाता था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि 32% की जगह हम टोटल सेंटर स्टेट्स को कितना पैसा दे देगा? 42% दे देगा। फिर से समझिए इस चीज को, कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होके सेंटर के पास आ रहा है, पहले उस टैक्स में 32% किसको जाता था? स्टेट्स को। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 32% से बढ़ा दो, और बढ़ा के कितना कर दो? 42% कर दो। मतलब कि टैक्स का पैसा जो सेंटर के पास आ रहा है, उसमें से 42% तो स्टेट्स के पास ही चला जा रहा है। तो फिर उसके ऊपर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का कोई रिक्वायरमेंट, कोई टैग का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा किसने बोला? ऐसा 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश क्यों डिमांड करता है स्पेशल स्टेटस, क्या क्यों चाहिए उसको? तो आंध्र प्रदेश का डिमांड करने का अलग रीजन है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दो अलग अलग स्टेट बन गए 2014 में। ये स्टेट बन गए 14-15 में। आंध्र प्रदेश का स्प्लिट हो गया और तेलंगाना में हैदराबाद चला गया। हैदराबाद और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड जो सिटीज थे, वो कहाँ चले गए? तेलंगाना में चले गए। तो तेलंगाना में जाने से आंध्र प्रदेश को काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा। तो इसी वजह से आंध्र प्रदेश किसका डिमांड करता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का। चाहे वहां के CM श्री जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे वहां के CM चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी वहां का CM रहा, उन लोगों ने डिमांड करते रहे कि मुझे क्या चाहिए? हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए, सो दैट कि वो अपना बैकवर्डनेस को क्या कर पाए? दूर कर पाए। रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ आंध्र प्रदेश को? सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात करें तो सिर्फ अभी उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन टू नीति आयोग इंडिकेटेड दैट 14th फाइनेंस कमीशन एस्टिमेटेड अ पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ आरएस 22,113 करोड़। मतलब कि इतना 22,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में डेफिसिट होगा, यह आकलन किया गया था, अनुमान किया गया था। बट इसका थर्ड टाइम, 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स उनके रेवेन्यू में डेफिसिट हुआ। किसमें? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये सोचा गया था कि उनका जो कर्जा है, डेट डेट बढ़ जाएगा। डेट बढ़ के 97,000 करोड़ से कितना हो गया? 258 का 2,58,00,000 और फिर कितना हो गया? 3.5 लाख करोड़। तो उनका रेवेन्यू घट गया, उनका डेफ्ट बढ़ गया। तो ऐसे में क्या चाहिए उनको? एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए, एक्स्ट्रा स्टेटस चाहिए होगा। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसप्रोपोर्शनेट शेयर। आंध्र प्रदेश को क्या मिला? आंध्र प्रदेश को 59% पॉपुलेशन मिला, है ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बटा तो ज्यादा पॉपुलेशन मिला। डेट मिल गया, डेट जितना कर्जा था मिल गया। लाइबिलिटीज ऑफ द ओरिजिनल स्टेट, जो कर्जे और लाइबिलिटी थे ओरिजिनल स्टेट को, सब किसको मिल गए? आंध्र प्रदेश को। लेकिन रेवेन्यू कितना मिला? सिर्फ 47%। फॉर इंस्टेंस द RS 57,000 करोड़ ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। सॉफ्टवेयर कौन एक्सपोर्ट करता था? हैदराबाद। हैदराबाद जो करता था हर साल 57,000 करोड़, है ना। 57,000 करोड़ जो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हैदराबाद से होता था, वो घट गया, है ना। वो कैसे घट गया? क्योंकि 56,500 कौन कहाँ से होता था? हैदराबाद से ही हो रहा था। तो आंध्र प्रदेश में तो कुछ नहीं आया। आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी क्या है? एग्रीरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। आंध्र प्रदेश इज प्राइमरली एन एग्रेरियन स्टेट विथ लो इकोनॉमिक buoyancy, leading to significant revenue disabilities.
In 2015-16, the per capita revenue of Telangana was Rs 14,411 compared to only 8,397 of आंध्र प्रदेश। तो ये सब डेटाज हैं। अगर ये डेटाज को सीधे आप यूज कर सकते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में कुछ आर्गुमेंट लिखना हो कि क्यों आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दिया जाना चाहिए, ये बात आप यहाँ पे बता सकते हो। एश्योरेंस फ्रॉम द यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो उसने क्या बोला था, अश्योर किया था कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। यूपीए प्रॉमिस दैट द रेसिड्यूरी स्टेट वुड रिसीव एडुकेट कंपनसेशन थ्रू डेवलपमेंट इंटरवेंशन इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ दिया जाएगा। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का आंध्र प्रदेश को बेनिफिट मिलता तो क्या होता वहां पे, करंट स्टेटस क्या है, आंध्र प्रदेश करंटली रिसीव Rs 3428 करोड़ पर ईयर इन पर कैपिटा ग्रांट। ग्रांट मतलब सेंटर उसको कितना ग्रांट देता है, 3428 करोड़। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5573 करोड़ का पर ईयर ग्रांट उसको मिलने लगेगा। स्पेशल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव क्या होंगे, टैक्स बेनिफिट एंजॉय करने लगेगा, इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन, कस्टम ड्यूटी में वेवर, एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जाम्पशन फॉर कुछ पीरियड के लिए, कंसेशन एंड एग्जाम्पशन रिलेटेड टू जीएसटी, लोअर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, ये सारे इंसेंटिव्स भी एंजॉय करने लगेगा। नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को सेंटर कितना फंड करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 70% तक, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कितना फंड करती है, 90% फंड करती है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रमोट होगी, ओवरऑल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा सकेगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वुड इनकरेज इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ, हॉस्पिटल में, 5 स्टार होटल में, मैन्युफैक्चरिंग में, हाई वैल्यू इंडस्ट्री लाइक आईटी, फार्मा, इन सब में वहां पे और ज्यादा इंडस्ट्री जाएंगी क्योंकि टैक्स इंसेंटिव भी उनके लिए रहेगा। बिहार भी डिमांड करते रहा है स्पेशल कैटेगरी का, कब से, 2008 से। बिफोर द 2009 इलेक्शन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार स्टेटेड ही वुड सपोर्ट एनी अलायंस एनी दैट अग्रीड टू ग्रांट बिहार स्पेशल स्टेटस। तो स्पेशल स्टेटस की बात यहाँ भी चलती आई है क्योंकि ये भी बिहार से क्या अलग हुआ था, झारखंड, झारखंड में सारा मिनरल चला गया था और बिहार का जो ओवरऑल इकोनॉमी था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, खराब हो गई। उड़ीसा, उड़ीसा ने भी डिमांड किया था 1979 में, इन तीनों स्टेट में वो पहला है जो ये डिमांड करते आया कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। लेजिस्लेटिव सपोर्ट मिला उसको 90s में, है ना, सब में उसको बार बार सपोर्ट मिलते रहा। वहां की जो असेंबली है, उड़ीसा की असेंबली, वो पास करते रही, यूनानिमस पास होते चला गया कि हमें क्या मिलना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्यों, अच्छा उड़ीसा क्यों डिमांड करती है, वाई उड़ीसा डिमांड, उड़ीसा इज द स्टेट विच इज डिस्टर्ब्ड बाय द साइक्लोन द मोस्ट, साइक्लोन से सबसे ज्यादा परेशान रहने वाला स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। तो हर साल वहां इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा है, उड़ीसा में सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। तो ये दोनों बहुत बड़े रीजन हो जाते हैं जिसके वजह से उड़ीसा डिमांड करता है कि उसको भी स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब रिजेक्ट क्यों होता है इनका डिमांड, इन मई 2013 डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने क्या बोला था, उड़ीसा डिड नॉट क्वालिफाई फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, है ना, इसको दोबारा दोहराया नीति आयोग ने कि नहीं नहीं उड़ीसा को तो नहीं मिलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अरुण जेटली जी, वो बोले कि आंध्र प्रदेश को या उड़ीसा को किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की खास जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर रीइटरेटेड दैट द प्रोविजन ऑफ एससीएस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की तो बात ही मत करो। 14th फाइनेंस कमीशन ने खुद ही इतना पैसा दे रखा है, पहले जो सेंटर का पास टैक्स का पैसा आता था उसमें से 32% स्टेट्स को जाता था, अब कितना जा रहा है, 42। तो पहले ही 10% अमाउंट सब स्टेट्स को ही बढ़ गया है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डिमांड करो ही नहीं। द सेंटर इज ऑफरिंग Rs 1050 करोड़ पर एनम एज स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंट टू 7 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, अलग से आंध्र प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को इतना करोड़ पहले ही सेंटर दे रही है ना। अब बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। देखो अब जाहिर सी बात है स्पेशल स्टेटस जो है स्टेट का वो फिर से न्यूज में आया है, तो इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन हो तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो और बताओ, व्हाट इज अ स्पेशल स्टेटस स्टेट इन इंडिया,
डिस्कस द डिमांड रिगार्डिंग स्पेशल स्टेटस स्टेट। तो स्पेशल स्टेटस स्टेट क्या है, ये इंट्रोडक्शन लिख दिया हमने कि जिसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा, उसका यूनिक सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल डेवलपमेंटल चैलेंजेस को लेकर। फिर हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1969 में। क्या क्या क्राइटेरिया लिया गया, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर, ये सब कंडीशन लिए गए। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, स्टेट लाइक असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर वेयर अमंग द इनिशियल बेनिफिशियरीज। ये बात करी गई स्पेशल स्टेटस को लेके। करंट सिनारियो क्या है, प्रेजेंटली 11 स्टेट एंजॉय एससीएस, जिसमें कौन है, अरुणाचल है, असम है, ठीक है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। कहने का मतलब 7 के 7 स्टेट जो हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो सारे के सारे स्टेट तो एंजॉय कर ही रहे हैं, है ना। 7 सिस्टर स्टेट जिनको हम बोलते हैं, सिक्किम भी कर रहा है उसके अलावा, है ना। फिर आपको आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड और कौन सा स्टेट आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर भी आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे स्टेट जो हिली स्टेट है, हिमालयन स्टेट भी बोल सकते हो, ये लोग करंट स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस से क्या हो रहा है, उनको ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल मिल रहा है इन फेडरल असिस्टेंट, मतलब कि सेंटर जो है हायर एलोकेशन ऑफ फंड उनके लिए करती है। कंसेशनल फंडिंग उनके लिए होता है लोअर इंटरेस्ट रेट पे। स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, टैक्स कंसेशन इनको मिलता है। इंडस्ट्रीज इन दिस स्टेट में रिसीव टैक्स ब्रेक, टैक्स को इंडस्ट्रीज को कम लगेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अब रीजन फॉर डिमांड क्या है, बिहार वगैरह का, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, नेचुरल डिजास्टर, बैकवर्डनेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, रिसोर्स क्रंच। तो ये रीजन फॉर डिमांड बनते हैं किसके, स्पेशल स्टेटस के। आर्गुमेंट फॉर, आर्गुमेंट फॉर क्या होगा, अगर स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए तो वहां पे रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल इक्विटी होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप आंसर लिख सकते हो। आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, फेडरल फेयरनेस, हर स्टेट को फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर दिया जाएगा तो उससे सेंटर के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज इनएफिशिएंसीज होने शुरू हो जाएंगे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर होने लगा तो। पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, बहुत सारे स्टेट वापस से मांग करने लगेंगे कि हमें भी स्पेशल स्टेटस दिया जाए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट वही 14th फाइनेंस कमीशन ने मना कर दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देना चाहिए। अब नीति आयोग जो है वो आया है, और नीति आयोग बात कर रहा है किसकी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो वो भी स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज पे काम करता है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया बेस्ड असिस्टेंस, हर स्टेट को हेल्प दो लेकिन क्राइटेरिया बेस्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से दो। नीति आयोग वगैरह को एम्पावर ज्यादा करें कि वो हर स्टेट के लिए टेलर्ड सॉल्यूशन लेकर के आए। पीरियोडिक रिव्यू हो, अगर किसी को स्पेशल स्टेटस मिलता है या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है स्टेट में, उसका पीरियोडिक रिव्यू हो। कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वगैरह, जिससे कि गोल्स पूरे हों। अगर ये सारा अप्रोच हम लेते हैं तो स्टेट्स जो हैं वो अच्छा करेंगे और नेशन भी में इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट से लेके। इसका नोट्स आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो, है ना। ठीक है, तो फिर आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।